आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है, पेपर का कोड 346JW के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताएंगे और एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से समझिएगा। 2026 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश, यहाँ पर अनुदिश शब्द दिया गया है। अनुदिश जहां पर भी कहा जाएगा तो याद रखिएगा थीटा के जगह पर 0 अंश का कोण बनेगा। यहाँ कोण जो है 0 अंश का कोण बनेगा। भी चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि आवेश पर बल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। और लगने वाला बल का सूत्र क्या है, तो बल का सूत्र याद रखेंगे, सूत्र होता है F बराबर होता है QVB साइन थीटा। F बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर QVB साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ अनुदिश के लिए अगर कोण की बात करें तो अनुदिश के लिए थीटा का मान जो होगा 0 अंश रखने पर, क्या रखेंगे 0 अंश रखने पर। यहाँ अनुदिश जब कहा जाएगा तो कोण जो है 0 अंश का हो जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा देख सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा QVB और साइन यहाँ हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर हो जाएगा 0 अंश। अब हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा QVB और साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है 0। आज जब 0 में गुणा कर देंगे तो F का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो बल है वह 0 हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे विकल्प जो है विकल्प 4 सही है। विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 सही है और क्या सही है 0 है। इसमें 0 जो है सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी अनुदिश की बात कहा जाएगा तो थीटा के जगह पर 0 अंश रखेंगे और 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 और गुणा कर लेंगे तो ये आपका मान 0 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, के पारा वैद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F1 है। अब यहाँ पर के पारा वैद्युतांक वाला है और विद्युतीय बल कौन है F1 है। यदि माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिकी बल F2 हो जाता है तो माध्यम का पारा वैद्युतांक होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें ऑप्शन है अब इसको हल करके जो है बताया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखेंगे और किनका नियम लागू करेंगे, तो ध्यान देंगे इसमें कूलाम का नियम लागू होगा। किनका नियम, कूलाम के नियम लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो कूलाम के नियम को याद कर लीजिएगा, कूलाम का नियम क्या है। अब यहाँ पर अगर के पारा वैद्युतांक की बात करें तो कूलाम का नियम होता है, अगर के पारा वैद्युतांक माध्यम के लिए लेते हैं, के पारा वैद्युतांक के लिए अगर हल करते हैं कूलाम का नियम क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर के पारा वैद्युतांक के लिए कूलाम का नियम बनेगा F बराबर होगा। अब यहाँ F के जगह पर F1 लेना है और F1 बराबर क्या सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K हो जाएगा और क्या बनेगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। यह किनका सूत्र है,
के पारा वैद्युतांक के लिए अगर देखिए इसमें के आ गया और सूत्र क्या है, यह कूलाम का नियम है। F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहे यदि माध्यम बदल दिया गया, तो अगर माध्यम बदलते हैं तो जो ये बल F1 है वह बल F2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यम बदलने पर, क्या लिखेंगे, माध्यम बदलने पर। अब माध्यम बदल दिया गया, और जब माध्यम बदल देने पर तो माध्यम जब भी बदलेंगे तो बल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर बल जो F1 था वह बल क्या हो जाएगा, वह बल F2 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो के जो स्मॉल के था अब यहाँ पर कैपिटल के हो जाएगा। थोड़ा यहाँ बड़ा के बना लेंगे और यह क्या रहेगा, Q1 रहेगा, Q2 रहेगा बटा आर का स्क्वायर रहेगा। यह किनका नियम है, तो यह कूलाम का ही नियम है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में माध्यम बदल देने पर बल जो F1 था वह बल F2 हो जाएगा। अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करेंगे तो क्या बनेगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं तो समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है। तो नीचे अब लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में लिखा गया F1 है और समीकरण 2 में क्या है, F2 है, बराबर है। और समीकरण 1 में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ स्मॉल के है, ध्यान देंगे क्योंकि F1 में स्मॉल के है, और यहाँ लिखेंगे Q1 है, Q2 है, बटा क्या है, आर स्क्वायर है। यह जो है समीकरण नंबर 1 हो गया और यहाँ बटा हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कैपिटल के रहेगा और क्या लिखेंगे यहाँ पर Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। भाग देने पे क्या क्या कटेगा, तो ये तो पूरा मान कट जाएगा। Q1 Q2 आर स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो नीचे क्या बचेगा, अब नीचे यहाँ लिखेंगे बचेगा F1 बचेगा बटा F2 बचेगा, बराबर ऊपर 1 बटा स्मॉल के बटा 1 बटा कैपिटल के। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ स्मॉल के और कैपिटल के है, ये कैपिटल के कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर भेज देंगे और यह 1 बीच में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा अगला स्टेप, तो लिखेंगे यहाँ पर F1 बटा F2 हो जाएगा, F1 बटा F2, और यहाँ ऊपर जो गया ये सबसे ऊपर चला गया तो यह के कैपिटल के बटा स्मॉल के हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान निकालेंगे, अब इसमें गुणा कर लेंगे। अब इसमें जब गुणा होगा तो के का गुणा जब F2 हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर के अब यहाँ के जो बनेगा यह कैपिटल के रहेगा और बन गया F2 बराबर हो जाएगा, और यह बनेगा के F1 हो जाएगा। अब यह कैपिटल के बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे के F1 बटा और नीचे क्या चला जाएगा, F2 हो जाएगा। अब यही माध्यम का जो है पारा वैद्युतांक आ गया। जब माध्यम बदल दिया गया तो उसको कैपिटल के मान लीजिए या के डैश मान लीजिएगा। आप के डैश भी मान करके भी लगा सकते हैं। तो के डैश पर क्या आ गया, के F1 बटा F2। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कैपिटल के है एक स्मॉल के है। जो समीकरण 1 में है वह स्मॉल के है और जो समीकरण 2 बना है उसमें कैपिटल के है, ये उसको के डैश मान लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन ऑप्शन सही होगा, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन के F1 बटा F2 क्या है, विकल्प सही हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं विकल्प नंबर तीसरा सही है। लिखेंगे यहाँ पर विकल्प कौन सही हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ लिखेंगे तीसरा, और तीसरा क्या है तो के F1 बटा F2, यह विकल्प सही हो जाएगा। तो यह दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रश्न क्या है, 18 सेमी फोकस दूरी का
अवतल लेंस 12 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए दो लेंस है, एक अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 18 सेमी दिया गया है, और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 12 सेमी दिया गया है। संपर्क में रखा गया है, संयोजन फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो जो है उत्तल लेंस एक अवतल लेंस है, तो यहाँ पर उत्तर अवतल लेने की वजह से फोकस दूरी पर आपको ध्यान देंगे। पहला f1 कितना है, तो f1 बराबर दिया गया है, ये माइनस जो है 18 सेमी हो जाएगा। ये माइनस 18 सेमी क्यों लेंगे, क्योंकि यह अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। और f2 बराबर कितना हो जाएगा, तो f2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है 12 सेमी दिया गया है। f1 हो गया, f2 हो गया, 12 सेमी हो गया, और संयोजन की फोकस दूरी यह पूछा जा रहा है, यह बराबर प्रश्नवाचक हो गया, यह बराबर इसमें पूछ रहा है। तो संयोजन का फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, संयोजन का फोकस दूरी, संयोजन का फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, तो संयोजन का फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा, संयोजन का फोकस दूरी बराबर फार्मूला बनेगा, फोकस दूरी सूत्र क्या पढ़े हैं, 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यह फार्मूला है, 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें मान को भरेंगे तो 1/f उतर जाएगा बराबर 1/f1, और f1 क्या है, -18 हो जाएगा, प्लस 1/f2, f2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम का मतलब इसका हर बराबर करेंगे, 18 दूना 36, यह माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, तो -2/36 हो जाए, 18 2 से गुणा कर लिए, हर बराबर हो गया, 12 3 36, 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो गया। यहाँ पर 3 से गुणा कर लीजिए और यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, हर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा 1/f बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे हर बराबर हो गया, तो नीचे हो गया 36, और 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, 1/36, और इसमें गुणा कर लीजिए, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो f बराबर क्या बनेगा, f बराबर हो गया, f बराबर 36 का नाम 36 सेमी, 36 सेमी, यह इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 सेमी। तो इसमें देख सकते हैं कौन ऑप्शन सही है, ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर विकल्प, विकल्प इसमें ए सही है, विकल्प क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। लिखेंगे आपका विकल्प 1 36 सेमी, यही आपका क्या है, सही हो जाएगा, विकल्प इसमें पहला सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। संयोजन की फोकस दूरी का यहाँ पर सूत्र लागू किया गया है, और संयोजन की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f1 प्लस 1 क्या होता है, f2 होता है। तो यहाँ पर 36 सेमी जो है ऑप्शन क्या है, सही है। अब अगला जो प्रश्न है, पक्ष अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। तो जब पक्ष अभिनति में आदर्श पीएन संधि का डायोड का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है, 0 होता है, 0 के बाद से दिया गया है कि अनंत होता है, 0 तथा अनंत दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पीएन संधि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। तो इसमें लिख सकते हैं विकल्प जो है, विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा, विकल्प इसमें क्या होता है, दूसरा सही है, विकल्प इसमें दूसरा क्या है, सही है, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है। पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही है। तो अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जो चालक जो तार है वो तार की जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध उसको कहा जाता है, वह किस पर निर्भर करता है, तार के लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, तार के मोटाई पर। तो याद रखेंगे इसमें विकल्प जो है तीसरा सही है, तार के पदार्थ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर इसमें कौन सही होगा, तो लिखेंगे विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा, तार के पदार्थ पर वह निर्भर करता है। तो लिखेंगे तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तार के पदार्थ पर। अब अगला देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी आ चुका है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आया है, अब बहुत आसान आया है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। क्या कह दिया गया है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर
है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। इस प्रश्न में किसका किसका मान दे दिया गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में यहाँ लिखेंगे किसका किसका मान दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 1.5 वोल्ट है, तो वोल्ट दिया गया है तो सेल का विद्युत वाहक बल है, इसलिए इसको ई से दिखाएंगे। और ई बराबर क्या दिया गया है, 1.5 वोल्ट है। ई का मान हो गया 1.5 वोल्ट। और प्रतिरोध कितना दिया गया है, तो प्रतिरोध आर है, और आर बराबर प्रश्न में दिया गया है 1.9 ओम है, 1.9 ओम दिया गया है। और यहाँ पर प्रतिरोध में जोड़ने में धारा कितना दिया गया है, तो लिख सकते हैं यहाँ आई बराबर कितना है, 0.75 जो है 0.75 एम्पियर इसमें धारा दिया गया है, 0.75 एम्पियर धारा प्रश्न में दिया गया है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको जो छोटा आर कहा जाता है, प्रश्नवाचक हो जाएगा, इसमें छोटा आर का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप लोग याद रखिएगा, आई बराबर सूत्र होता है ई बटा क्या होता है, आर प्लस आर होता है, आर प्लस आर। ये सूत्र किसका है, धारा का सूत्र होता है। सेल में विद्युतवाहक बल में जो है धारा का फार्मूला होता है आई बराबर ई बटा आर प्लस आर होता है। अब इसमें मान को भर दीजिए। अब यहाँ मान भरेंगे तो आई का मान प्रश्न में देख लीजिए, आई का मान क्या है, 0.75 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.75 हो गया, आई का मान हो गया, बराबर ई का मान क्या है, तो ई का मान 1.5 दिया गया है, बटा हो गया आर का मान क्या है, तो आर का मान इसमें दिया गया है 1.9 दिया गया है, प्लस हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा क्योंकि आर का मान नहीं दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान को ऊपर कर दीजिए, इसको मान को नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पे चला जाएगा 1.9 प्लस क्या बनेगा आर बराबर 1.5 बटा हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। अब इसका दशमलव अगर हटा दीजिए, या आप ऐसे कह सकते हैं 75 दूना 150, ये पूरा कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। 1.9 प्लस आर बराबर, इसको अगर दशमलव हटा भी देंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा, ये 2 बार में भाग जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से इसको भाग करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में जाएगा। अब 1.9 को 75 कर दीजिए, आर बराबर क्या बनेगा, 2 माइनस 1.9 को 75 कर दीजिए। अब 2 में से 1.9 को 75 करेंगे तो आर बराबर क्या बचेगा, 0.1 हो जाएगा, और इसका मात्रक ओम होता है, तो 0.1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 0.1 ओम कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर जो है कैसे हल किया है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल किया गया है। और यहाँ पर मान की बात करेंगे, देखेंगे विकल्प, तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, 0.1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विकल्प नंबर, विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, तो विकल्प इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और क्या होगा, 0.1 ओम हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका विकल्प वाला समाप्त कर दिया गया। अब 2 वाला प्रश्न समझेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, तो प्रश्न नंबर 2 में क्या प्रश्न आए थे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो आइंस्टीन साहब ने क्या सूत्र बनाए थे, यह इसमें पूछा गया है। तो सूत्र को याद रखिएगा, जो इसमें सूत्र बनाए थे आइंस्टाइन साहब ने, क्या बनाए थे, 1/2 था, और यम भी स्क्वायर मैक्स था, भी स्क्वायर मैक्स बराबर एच, और यहाँ पर जो है गामा माइनस गामा नॉट हो जाएगा, आवृत्ति माइनस देहली आवृत्ति, यह फार्मूला होता है। और ये सूत्र किसने बनाए थे, तो यह आइंस्टाइन साहब ने बनाए थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण में। तो 1/2 हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स बराबर एच बटा गामा, और गामा इसको कहेंगे गामा माइनस गामा नॉट हो जाएगा। और गामा का नाम क्या है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको बोला जाएगा आवृत्ति, और इसका नाम होता है देहली आवृत्ति, और इसका नाम होता है वेग, अधिकतम वेग कहा जाएगा, और इसका यम का नाम क्या है, द्रव्यमान है। अब अगला प्रश्न क्या आया था, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का दी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का दी ब्रोगली का सूत्र लिखना है। और यहाँ पर पेपर में भी देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया था, क्या क्या प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो देखिए द्रव्य तरंगों के
तरंगदैर्ध्य के डी ब्रोगली का सूत्र आपको लिखना है। और ये सूत्र क्या होता है, तो डी ब्रोगली साहब ने क्या सूत्र दिए थे, तो यहाँ पर सूत्र को लिख लेंगे, लेमडा बराबर होता है, क्या होता है, लेमडा बराबर होता है, यहाँ सूत्र लिखेंगे, लेमडा बराबर होता है एच बटा पी होता है। बस इस सूत्र पूछा गया है, तो लेमडा बराबर एच बटा पी सूत्र हो गया। और ये किनका सूत्र है, दी ब्रोगली साहब का यह सूत्र है। कितना आसान प्रश्न आया हुआ था पेपर में, लेमडा बराबर एच बटा पी हो गया। यह अगला क्वेश्चन आप समझेंगे, बहुत छोटा छोटा प्रश्न आया हुआ था बोर्ड के पेपर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण दिया गया है, ई जेड बराबर दिया गया है 60 साइन 500 यक्स प्लस 1.5 गुणे 10 के पावर 11 टी वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग का चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जो है प्रश्न में आप पढ़ चुके होंगे और इसमें देख सकते हैं क्या प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में किसका मान दिया गया है पहले इसको नोट करेंगे। प्रश्न में किसका मान दिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र ई जेड बराबर क्या दिया गया है, 60 साइन कोष्टक में क्या दिया गया है 500 यक्स दिया गया है प्लस 1.5 गुणे 10 के पावर 11 टी दिया गया है। अब इस जो वैद्युत क्षेत्र है उसको चुंबकीय क्षेत्र में बदलना है, तो वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र में बदलने के लिए अब यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा। ई जेड बराबर क्या होगा, ई नॉट साइन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे के एक्स प्लस ओमेगा टी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करके यहाँ पर ई नॉट का मान निकाल लेंगे। तुलना कर लीजिए जाएगा, और तुलना करने पर ई नॉट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई नॉट बराबर क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर ई नॉट बराबर 60 अंश है। अब यहाँ लिख देंगे ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश हो गया। अब यहाँ कैसे, ई नॉट बराबर क्या है, 60 अंश नहीं 60 केवल होगा, क्या होगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर ई नॉट का मान 60 आ गया, साइन हो जाएगा। के सामने देखेंगे तो के का मान क्या है, तो के का मान 500 हो जाएगा, 500 हो गया। यहाँ देखेंगे टी से टी मिल गया, ओमेगा का मान क्या है, तो ओमेगा बराबर आ गया 1.5 गुणे 10 के पावर 11 है। तो यहाँ पर ई नॉट का मान, के का मान, ओमेगा का मान निकल गया। अब ई नॉट के सहायता से अब हम इसको बी नॉट में बदलेंगे। बी नॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है नहीं याद होगा तो याद रखिएगा, सूत्र होता है बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बटा सी होता है। किसका सूत्र है, बी नॉट बराबर ई नॉट बटा सी हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, बी नॉट बराबर, अब ई नॉट का मान क्या है 60 हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और सी का मान क्या होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, और ये सी का मान मतलब प्रकाश का चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। अब यहाँ लिखेंगे बी नॉट बराबर हो जाएगा, अब ये 10 के पावर 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 60 गुणे 10 के पावर -8 हो जाएगा, और बटा में नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 60 को काट देंगे तो बी नॉट का मान कितना आ गया, तो बी नॉट बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर -8 होगा। 3 दूना 6, 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, तो 20 गुणे 10 के पावर -8 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, बी नॉट का मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बी नॉट बराबर हो जाएगा, अगर इसका जीरो भी हटा दें तो क्या बनेगा 2 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा, और बी का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होता है। तो बी का मान यहाँ पर निकल गया, बी नॉट का मान निकल गया। ये 10 के पावर -7 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक 10 था और एक घात में से 8 घात घटा देंगे तो -7 घात हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नॉट का आ गया। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र जो मान दिया था, अब उसको चुंबकीय क्षेत्र में बदलेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अब समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होता है, तो नीचे लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण का सूत्र क्या होता है,
तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण का सूत्र हो जाएगा, अब बी बराबर हो जाएगा बी नॉट, अब देखिए यहाँ ई नॉट था, अब बी नॉट हो गया, साइन रहेगा और क्या रहेगा, के एक्स रहेगा प्लस ओमेगा टी रहेगा। अब यह सूत्र किसका हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का। पहले वैद्युत क्षेत्र था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ई जेड बराबर ई नॉट था, अब यहाँ बी बराबर क्या होगा, बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब इसमें मान को भरेंगे तो b बराबर, अब यहाँ देखिए b नॉट का मान आ चुका है, क्या आया है, 2 गुणे 10 के पावर -7 है। अब साइन उतर जाएगा, k का मान वही रहेगा, k का मान क्या प्रश्न में दिया गया था, 500x प्लस हो जाएगा, ओमेगा का मान क्या था, 1.5 गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा, और ये t था तो t हो जाएगा। तो यह मान किस में अब कन्वर्ट हो गया, मान किस में बदल गया, तो ई नॉट से बी नॉट में लाया गया और इसका समीकरण निकाल दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण में बदला गया। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पठ्यांक 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ वोल्ट मीटर का पठ्यांक दिया गया 220 वोल्ट है और विभव का शिखर मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने पर प्रश्न में किसका मान दिया है और किसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पठ्यांक, वोल्ट मीटर का पठ्यांक कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर VRMS इसको कहा जाता है, और मान कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है, तो V नॉट का मान पूछा जा रहा है। V नॉट बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब VRMS का सूत्र क्या होता है, तो VRMS का सूत्र याद रखेंगे, तो V नॉट बटा क्या होता है, करनी में 2 होता है। VRMS का सूत्र क्या है, V नॉट बटा करनी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। यह VRMS का सूत्र है, इसके जगह पे रखा गया है। अब इसमें गुणा कर लीजिए, अब गुणा करेंगे तो 220 का गुणा करनी 2 में कर लीजिए, तो V नॉट बराबर आ गया, क्या होगा, 220 और करनी में 2 हो जाएगा। और लास्ट में इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक लास्ट में वोल्ट लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। तो यह मान निकल गया, V नॉट का मान आ गया। V नॉट का मान क्या है, 220 करनी में 2 हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, दो समविभव पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पे क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा, और सबसे पहला काम लिखेंगे, हल के नीचे बगल में लिख दीजिए नहीं। मतलब नहीं का मतलब यह हो गया कि क्या दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद करते हैं, तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ कारण दे दीजिए, यदि, क्या लिखेंगे, कारण, यदि प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, यदि प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करते हैं, यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो कटान बिंदु पे 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो कटान बिंदु पर क्या लिखेंगे, कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी होंगी जो उस बिंदु पर दो विभव प्रदर्शित करेगी, उस बिंदु पर दो विभव प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है, दो विभव प्रदर्शित करेगी,
दो विभव प्रदर्शित करेगी जो क्या माना जाएगा, जो असंभव है। कभी ऐसा नहीं होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो वहां पर दो स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेंगे और उस बिंदु पर विभव दो प्रदर्शित करेंगे जो कि क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है। यहाँ लिखेंगे जो कि असंभव है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को यदि जो प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो वहाँ दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो उस बिंदु पर दो विभव प्रदर्शित करेंगे जो कि क्या है, उसका मान असंभव है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो नीचे यहाँ लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे इसका उत्तर। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय विखंडन नहीं है, नाभिकीय रिएक्टर, ध्यान देना है। नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो लिखेंगे नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कितना आसान प्रश्न आया हुआ था। तो नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका भी उत्तर आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसमें जो है प्रश्न नंबर 2 वाला सभी प्रश्न को जो है समाप्त कर दिया गया। देख सकते हैं 2 में 2 का क ख ग घ और यहाँ च तक जो है प्रश्न समाप्त हो गया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न होगा 3 का। अब 3 का जो है सेक्शन 3 आ जाएगा, सेक्शन सी होगा और सेक्शन सी में तीसरा प्रश्न हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न वाले जितने भी प्रश्न हैं, अब अगले वीडियो में जो है इस तीसरा के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पर लिंक अगले भाग का वीडियो का है, वहां से जा करके वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। तो अब अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।